हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए यहाँ पे क्लास 5th की आज एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। ईवीएस जो समरी चल रही थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। 4th क्लास की कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गई है, वहाँ पे सारी क्लास ऐड होंगी। ठीक है, तो चलिए आइए 5th क्लास की स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चींटियों के बारे में और अन्य जानवरों के बारे में पढ़ना है कि कौन कैसे किसको पहचान लेता है अपने एरिया में। जैसे डॉगी अपने एरिया में मलमूत्र के द्वारा पहचान लेता है। ये डॉगी इसके बगल से लड़की निकलती है, कोई भी निकलता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको ध्यान देते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। जैसे कोई जानवर होता है जो मीलों दूर से शिकार देख सकता है, जैसे चील वगैरह होते हैं। तो कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, यानी डॉग हल्की से हल्की आहट को सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। इस प्रकार की अजब अजब जो कहानियाँ हैं, कौन कैसे किसको पहचानता है, इसके बारे में यहाँ पे आज अपन को जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कैसे पहचाना चींटी ने। चींटी अपने दोस्त को कैसे पहचानती है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि चींटी, जैसे एक चींटी जा रही है। ये चींटी हमेशा एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी समूह में घूमती हैं। तो एक चींटी यदि कहीं अलग है तो वो अपने ग्रुप में कैसे पहचान लेती है अन्य चींटियों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करना है। चींटियाँ, जैसे एक चींटी है, दो चींटी हैं, तो वो अलग चींटी वो पहचान जाती हैं कि ये हमारे ग्रुप की चींटियाँ हैं, तो वहाँ पे जाके साथ में मिल जाती हैं। कैसे पहचानती हैं? बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। इस नतीजे पर पहुंची कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मतलब कि जो चींटियां होती हैं वो एक विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे जो अन्य चींटियां उस समूह की होती हैं तो वो पहचान जाती हैं कि यहाँ से चींटियों का समूह गया हुआ है और वहाँ उस रास्ते से वो आ जाती हैं। ठीक है, यानी विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ती हैं। अब आगे बात करते हैं कीड़े मकोड़े कैसे पहचानते हैं। तो जो कीड़े होते हैं, नर कीड़े, वो मादा कीड़े की एक विशेष गंध से पहचान लेते हैं। नर कीड़े अपनी मादा की एक विशेष गंध से वो पहचान लेते हैं। ठीक है, मच्छरों की बात करते हैं। मच्छर कैसे पहचानते हैं? यहाँ पे आपने देखा होगा, आप यदि लाइट बंद करके भी वहाँ सोए हुए हैं तो भी मच्छर आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी उसे ढूंढ लेती है। ठीक है, मतलब मच्छर कैसे कि जो विशेष गर्मी, शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है, और जो पैरों के तलवे में गंध होती है तो उस गंध से मच्छर ढूंढ लेता है। कंबल ओढ़ के या रजाई ओढ़ के भी सोए हुए तो वहाँ पे वो पहचान लेता है कि यहाँ पे कोई सोया हुआ है। यहाँ पे रेशम कीड़ा क्या है? मैं रेशम कीड़ा हूँ, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। यहाँ पे ये मादा कीड़ा है, रेशम का कीड़ा है, जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। एक विशेष गंध होती है उस वजह से। यहाँ पे डॉगी की बात करते हैं। डॉग, अपन ने देखा है कि इधर उधर जो डॉग घूमते रहते हैं उनका एक अपना अपना एरिया बटा हुआ होता है। तो वो अपने इलाके में एकदम कहीं भी जाते हैं तो ज़मीन पर सूंघते हुए घूमते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, आपने डॉगियों को ज़्यादातर देखा हो कि वो किसी भी रास्ते पर जाते हैं तो वो ज़मीन पर सूंघते रहते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं कि हमारे इलाके में कहीं बाहर का डॉगी तो नहीं आ गया। ठीक है, और वो यदि बाहर का डॉगी है तो उसके मलमूत्र की गंध से वो उसको पहचान लेता है। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे गंध के बारे में बताना है बच्चों को कि गंध अच्छी, कौन सी अच्छी बुरी गंध है, इन सब के बारे में चर्चा यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे देखना है कैसे दिखा। देखने के लिए पक्षी कैसे देखते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं, यानी कि ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखें होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे ये सिर है तो एक आँख यहाँ पे, एक आँख यहाँ पे होती है। ठीक है, तो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब
ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित होती हैं। यानी कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, वो और दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वो गर्दन बहुत हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो गर्दन हिलाकर आसपास की चीज़ों को, वस्तुओं को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ज़्यादातर पक्षी गर्दन क्यों हिलाते हैं? क्यों हिलाते हैं? क्योंकि आंखों की पुतली उनकी घूम नहीं सकती है। ठीक है। और जो उल्लू के बारे में याद रखिएगा, उल्लू अपना पूरा वो घुमा लेता है 360 डिग्री पर, और जो मैना होती है वो झटके से गर्दन को घुमाती है। अभी पिछली बार जब सीटेट हुआ था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि झटके से अपनी गर्दन को कौन घुमाता है, तो वो मैना घुमाती है। और यदि झटका ना लगाए और नॉर्मल पूछे तो वो उल्लू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे और देखते हैं। यहाँ पे पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब जो पक्षी होते हैं, जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उस चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है, यानी कि कितनी दूरी पर है इसका वो पता लगा लेते हैं जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित होती हैं, यानी जब वो सामने देखते हैं। ठीक है। और जब वो अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित होते हैं, यानी दो आँखों से अलग अलग देखते हैं, तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, यानी कि वो जो देखते हैं वो कई दूरी से उनको पहचान लेते हैं, उनके दायरा बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आँखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी को एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आँखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। ये बच्चों को बताना है आँखों के बारे में कि दोनों आँख से देखने में दायरा बढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि चील, बाज और गिद्ध पक्षी जो हैं ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है। कितनी? 4 गुना, ये याद रखिएगा, 4 गुना ज़्यादा। यदि हम 2 किलोमीटर की दूरी तक देख पाते हैं तो वो दो चौकों 8 किलोमीटर की दूरी तक देख पाएंगे। कौन कौन से? चील, बाज और गिद्ध। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है कि हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। अब हम सभी प्रकार के रंग देख सकते हैं, लेकिन जानवर इस तरह के रंग सभी प्रकार के नहीं देख पाते। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, सभी रंग नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। ये भी कई बार आया हुआ है कि नॉर्मल रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस कलर में देखते हैं? सफ़ेद और काले में देखते हैं। ठीक है। तो जैसे रात में उल्लू वगैरह ये जागते हैं तो ये सफ़ेद और काला ही देख सकते हैं। चमगादड़ भी रात में जागता है। अब यहाँ पे और आगे बात करते हैं। यहाँ पे कानों के बारे में बात करना है। पिछली क्लास में भी अपन ने 4th क्लास की जब NCERT पढ़ा था तब भी कानों के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। वहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिला था कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं तो वे क्या करते हैं? वे बच्चे देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल जिनके कान बाहरी दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं तो वे अंडे देते हैं। ये पॉइंट था 4th क्लास का, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, जब हाथियों की टोली भी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि हाथियों के कान बड़े होते हैं जिससे वे हवा भी कर लेते हैं। ठीक है। इनकी एक झुंड थी हाथियों की। और आगे यहाँ पे बात करते हैं जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में क्या संबंध है। यदि कानों के आकार बड़े होते हैं तो सुनने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सुन करके देख रहे हैं, ये बच्चा स्टूल में, टेबल में
करके आवाज़ सुन रहा है। आवाज़ें अलग अलग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। यानी जो लंगूर होता है वो उसको जब मुसीबत सामने दिखाई देती है कि मुसीबत आने वाली है तो वो क्या करता है, एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। ठीक है, इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। ये लंगूर खास आवाज़ निकालता है, पक्षी भी निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। यानी कि जब उड़कर कोई दुश्मन आता है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, ज़मीन पर चलकर कोई दुश्मन आता है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को सचेत करते हैं। और जब मछली खतरे में रहती है तो मछली खतरे की चेतावनी देने के लिए बिजली तरंगें देती है। ये ध्यान रखिएगा, जब मछली जब खतरे में होती है तो सबको चेतावनी देने के लिए, सबको आगाह करने के लिए अन्य मछलियों को, तो वो क्या करती है, बिजली तरंगें देती है। बिजली तरंगों से सबको बताती है। ठीक है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन जानवरों को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पे तूफान या भूकंप या कोई भी ऐसी घटना होने वाली है तो वो ऐसी अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। अब पहले एक जो घटना हुई थी वहाँ पे यही हुआ था कि जब भूकंप आने वाला था तो जानवरों के बारे में उन्होंने पता लगा लिया था कि जो मतलब जानवरों का जो व्यवहार था उसके बारे में, तो वहाँ से वो खाली करके चले गए थे। अब यहाँ पे एक रियलिटी घटना है। सन 2004 में दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। ठीक है, उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा लिए थे। तो जो जानवर होते हैं वो विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं जब तूफान या भूकंप आने वाला होता है। उनके व्यवहार है, उनकी हरकतों को जो समझने वाले होते हैं तो वो समझ गए थे, तो उन्होंने अपनी जान बचा ली थी सुनामी या भूकंप से। ठीक है, अब जो डॉल्फिन होती है वह भी एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अब यहाँ पे और आगे बात करते हैं, यहाँ पे कौन कितना सोए। तो यहाँ पे जो छिपकली की बात करते हैं, छिपकली कितना सोई, तो छिपकली के बारे में, ये छिपकली का चित्र बना हुआ है। आप जानते हैं कि यह खास मौसम में लंबी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए चली जाती है। मतलब पूरे साल भर नहीं दिखती है, कई महीनों तक यह दिखाई नहीं देती है। तो सर्दियों के दिनों में अचानक छिपकली कहीं गुम हो जाती है, तो ये सर्दियों के महीने में क्या करती है, गहरी नींद में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ पैरागॉजी पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षक के लिए संकेत है। यहाँ पे पढ़ते हैं, पाठ में कुछ जानवर के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्य जानवरों के ऐसे व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। मतलब बच्चों को बताना है कि कौन जानवर कैसे व्यवहार करते हैं, या कि जानवरों के व्यवहार से, जैसे वो सुनामी आने वाली थी, सुनामी आने वाले में वो जानवर अलग ही अपनी हरकतें करते हैं, तो उससे क्या हुआ, जान बची लोगों की जो उनके व्यवहार को समझ पाए। तो इस प्रकार से बच्चों को आगाह करना है और बच्चों को ये सब जानवरों के जो रिएक्शन है, जो उनकी हरकतें हैं, ये सब जानने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब यहाँ पे स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं कि स्लॉथ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी पर, सीटेट में। तो ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ये भालू जैसे दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे, कितने घंटे, 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये बहुत आलसी होते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये बहुत ही आलसी प्राणी हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 साल, कितने साल, 40 साल इनका पूरा जीवन काल होता है। और ये अपने पूरे इस जीवन काल में, यानी 40 वर्ष में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमना होता है इनका। 8 पेड़ों पर ये घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी 7 पेड़ों की पत्तियां खा लेंगे तो 8वें पेड़ पर ये जाते हैं।
और एक सप्ताह में एक बार ही सांस करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, तो जो स्लॉथ है ये बहुत ही आलसी प्राणी है। 40 साल इसका वर्ष काल है, जीवन काल है, और ये 8 पेड़ों पर ही घूमने का कष्ट करता है। एक सप्ताह में एक बार सांस के लिए नीचे उतरता है और पेड़ पर उल्टे लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये स्लॉथ, ये पूरा 24 घंटे की बनी हुई है घड़ी। तो ये एक खंडर 2 घंटे को शो करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 18। ठीक है, ये 17 घंटे ही सोता है। ये जागने का समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 घंटे ज़्यादा हो गया होगा। ये छिपकली, तो छिपकली के लिए बताना है। तो छिपकली पूरे एक में चली जाती है, तो यहाँ पे एक ऋतु में पूरा हो रहती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये सब, ये गाय के लिए, गाय कितने घंटे सोती है सोने के लिए दिया हुआ है। ये अजगर सोने के लिए दिया, जो ब्लैक से भरा हुआ है ये सोने का टाइम है, और जो ये खाली है ये जागने का टाइम है। तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। ये बिल्ली है, तो बिल्ली पूरे 12 घंटे सोती है। ठीक है, 12 घंटे जागती है, 12 घंटे सोती है। जिराफ ओनली 2 घंटे सोता है और ये बाकी जागता है। और ये अजगर जो है, तो ये अजगर 6 घंटे जागता है, बाकी टाइम सोता है। गाय 4 घंटे सोती है, बाकी टाइम जागती है। आगे बात करते हैं। आगे इसमें जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग करेंगे। इसमें बच्चों को तिहाई, चौथाई के बारे में भी बताना है घड़ी का उपयोग करा करके। अब यहाँ पे मेन पॉइंट दिया हुआ है बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है? हमसे 6 गुना देख सकता है। कितने? 6 गुना। और जो चील, बाज, गिद्ध थे वो कितना देख सकते थे? वो 4 गुना देख सकते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओनली कौन? सिंह, शेर। शेर हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं बाघ। ठीक है, अब यहाँ पे बाघ की मूछें, बाघ के बारे में इम्पोर्टेंट नोट करिएगा। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ठीक है, यानी कि जो बाघ होता है वह जो हवा में हुए कंपन को भाप लेता है, मतलब वो पता कर लेता है कि जो पत्ता हिला पेड़ का, जो पत्ता पेड़ का हिला तो वो कैसे हिला, हवा से हिला या किसी शिकारी या कोई इंसान है या कोई अलग जानवर है जिसका इसमें धक्का लगा तो इसलिए हिला। तो वो ये भाप लेता है कि ये हवा से हिला या किसी के धक्का लगने से वो पेड़ हिला। भाप अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी ही है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहते हैं। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ वो निकालते हैं। ठीक है, और उनका जो घुर्राना होता है बाघ का, वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। यानी 3 किलोमीटर तक बाघ का घुर्राना हम सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर कर पाता है। अभी मैंने जो ऊपर बताया वही है यहाँ पे। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बाघ के बारे में इतना ही दिया हुआ था। अब आगे बात करते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों को गिनती इतनी कम हो गई है कि इनमें लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, तो ये बच्चों को बताना है। ठीक, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जानवरों की सुनने, देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। ये ध्यान रखना है कि जानवरों में जो होती है वो सुनने और देखने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। यहाँ पे बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने से बच्चों के लिए जानकारी समझ सकेंगे। बच्चों को बताना है या बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है,
इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, सेकंड चैप्टर की। यहाँ पे कहानी सपेरों की, ये सेकंड चैप्टर सपेरों की कहानी के बारे में बात करना। तो ये कहानी लिखी हुई है और यहाँ पे ये याद रखना है कि जो सपेरों की कहानी होती है, जो सपेरा होते हैं, तो इन लोगों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है कि सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं ये। अब यहाँ पे नाग गुम्फन, नाग ऐसी डिजाइन, नाग गुम्फन किसे कहते हैं? कि ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे ये संकेत दिया हुआ है कि किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने से किस्से और दिलचस्प बनाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे सांपों के बारे में बताना है कि सांप जैसे सांपों की जहर के बारे में, सांप कैसे क्या करते हैं, ये बीन बजा रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे सांप के बारे में, ये जो बिना पार्टी के बाजे हैं इनके बारे में, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, मतलब ये अपना जो साजबाज करते हैं, ये कालबेलिया डांस होता है। कालबेलिया डांस करते हैं एक प्रकार की ड्रेस पहन के। कालबेलिया नाच में सांपों की मुद्राएं होती हैं। तो इसी में जो ये बिना ढोल, मतलब ढोल बाजे बजा करके ये पार्टियां करते हैं, नाच डांस, कालबेलिया डांस करते हैं। तो पार्टी में जो बाजे होते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। पिछली क्लास में अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा था, 4th क्लास की, कि ढोल को छोड़ करके, अब यहाँ पे ढोल इससे नहीं बनता है, तो ढोल को छोड़ करके तीनों बाजे सूखी लौकी से, यानी बीन, तुम्बा और खंजरी, ये सूखी लौकी से बनते हैं। जब लौकी लगी होती है तो वो सूख जाती है, तो इसको बाहर से डिजाइन करके इससे बीन और तुम्बा और खंजरी बनाई जाती है। 4th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था ये पॉइंट अपन ने, सूखी लौकी से बीन, तुम्बा, खंजरी बनाई जाती है। यहाँ पे ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा दी हुई है, ऐसे कालबेलिया नाच किया जाता है। सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या तुम जानते हो, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या पढ़ना है अपन को, कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले सांप है। मतलब सांप कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। उसमें से है एक नाग, करैत, दुबैया और अफाई। यहाँ पे ये अफाई सांप दिया हुआ है, ये करैत है, ये करैत सांप का चित्र बना हुआ है, और ये दुबैया है और नाग है। ठीक, अब यहाँ पे पढ़ते हैं और आगे, कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई, यानी सीरम, ठीक है, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यानी जो सांप की दवाई बनाई जाती है जहर काटने की, तो वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कहते हैं लोग जहर जहर को ही काटता है, तो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है कि यदि सांप काट दिया है तो सांप के जहर को ख़त्म करना है, तो उसको सांप के जहर से ही बने हुए सीरम को उसको देना होता है, और ये स्वास्थ्य केंद्रों में मिल जाती है दवाई। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि जानवरों पर पहेलियाँ, क्रैश बोर्ड बनवाएं तथा उन पर और जानकारी इकट्ठी करवाएं तथा चर्चा करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ये बड़े चैप्टर थे दोनों 5th क्लास के, तो यहाँ पे इतना ही हुआ है। आप याद रखिएगा, जो कुछ पॉइंट हैं उसको रिवाइज भी करवा दे। जैसे चील, बाज, गिद्ध, इनकी 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकने की क्षमता होती है, और रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो सफ़ेद और काला ही देखते हैं। ठीक है, और पक्षियों में क्या होता है कि पक्षियों की गर्दन क्यों घूमती है, क्योंकि उनकी आँखों की पुतली स्थिर रहती हैं, इसलिए वो पूरी गर्दन घुमाते हैं। और इसमें और इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था। स्लॉथ के बारे में पढ़ लीजिएगा। 17 घंटे सोता है, बहुत आलसी रहता है, और ये अपने पूरे जीवन काल में 8 ही पेड़ों में घूमता है। 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। ठीक है, ये स्लॉथ के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही है, आगे की बात कल करेंगे।
और ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नए आए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी ऐसा वीडियो बनाती हूँ यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।